Hello, everyone, and welcome to Civil's Fundamentals. I hope you all are doing good. और आज हम देखेंगे कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी। तो यहाँ पर हम जनरली जब सोचते हैं कॉजेज़ के बारे में, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हम सोचते हैं इनइक्वालिटी एक कॉज़ हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट एक कॉज़ हो सकता है, इन्फ्लेशन हो सकता है, पॉलिसी नेग्लेक्ट हो सकता है, इलिटरेसी एक कॉज़ हो सकता है। तो हम इस तरीके के फैक्टर्स सोचते हैं। बट एज यू नो दिस इज द वैल्यू एनरिचमेंट, और ये जो इनसाइट है जो मैं इन लेक्चर्स में लेके आ रही हूँ, ये सोशियोलॉजी ऑप्शनल से लेके आ रही हूँ, जिसमें आप उसकी कुछ चीज़ें हैं जो अपने जीएस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अपना आंसर वैल्यूएबल बनाने के लिए। तो हम ये कॉजेज़ यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कॉजेज़ देखेंगे, जो कि ऑप्शनल से लाया गया है। सो हम स्टार्ट करते हैं। जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल वाले हैं, वो तो देख ही रहे हैं ये, लेकिन जो जनरल स्टडी वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी वो भी इन चीज़ को ले सके, जो वैल्यूएबल चीज़ है, इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ें हैं, वो ग्रैब कर सके, इसलिए एक नई सीरीज़ लॉन्च हुई है, सोशल इश्यूज़ की सीरीज़, जो दोनों ऑप्शनल वाले तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो जनरल स्टडीज़ वाले बच्चे हैं, वो भी इसमें से कुछ अच्छा इंसाइट अपने आंसर में डाल सके। तो स्टार्ट करते हैं कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी, जो हम इस तरीके के नहीं देखेंगे, बिल्कुल अलग देखेंगे। और जब मैं कॉजेज़ पढ़ाऊँगी, तो कुछ थिंकर्स के नाम आएँगे। तो जो ऑप्शनल वाले बच्चे हैं, उनको उन थिंकर्स के नाम याद रखने हैं। लेकिन जो जीएस वाले बच्चे हैं, जिनको ऑप्शनल सोशियोलॉजी नहीं है, ठीक है? जो जीएस के लिए इसको पढ़ रहे हैं, वो थिंकर्स का नाम नहीं लिखें, लेकिन उस थिंकर ने क्या पर्सपेक्टिव दिया है, वो ज़रूर अपने आंसर में डालिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है? पहला है पर्सनल कॉजेज़ और दूसरा है स्ट्रक्चरल कॉजेज़, जिसे हम यहाँ पर इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशन भी लिखते हैं, और यहाँ पर हम इसे स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉवर्टी भी कह सकते हैं। तो ये 2 कॉजेज़ हैं, स्ट्रक्चरल कॉजेज़ एंड इंडिविजुअल कॉजेज़। अगर हम पर्सनल कॉजेज़ की बात करें, तो क्या कहा जाता है कि पॉवर्टी इज़ रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल फेलियर। Poverty is a result of lack of effort, lack of skill. It is result of laziness. It is result of one's incapability. ये व्यू का क्या कह रहा है कि पोवर्टी एक इंडिविजुअल की अपनी गलती है। उसने मेहनत नहीं की, उसने स्किल्स एक्वायर नहीं की, काम करने की इच्छा नहीं है उसमें, लेजी है, फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की, ठीक है? तो ये एग्जाम्पल है पर्सनल कॉजेस का। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं डिपेंडेंसी कल्चर से। डिपेंडेंसी कल्चर का मतलब है जहाँ लोग स्टेट की मदद पे, जो मैंने कल वेलफेयर और पॉवर्टी में बताया था, कि स्टेट की मदद पे जीने की आदत डाल दे। तो दिस थ्योरी आर्ग्यूज दैट ओवर जेनरस वेलफेयर पॉलिसीज क्रिएट डिपेंडेंसी कल्चर एंड पीपल बिकम रिलायंट ऑन स्टेट सपोर्ट। उनको कोई मोटिवेशन नहीं रहती काम करने का, कोई अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने की मोटिवेशन नहीं रहती, और ये जनरेशंस तक पॉवर्टी में ट्रैप रहते हैं। तो पॉवर्टी एक सेल्फ सस्टेनिंग लूप बन के रह जाता है। इस आइडिया को सपोर्ट किया है एक थिंकर ने, चार्ल्स मुरे। जो ऑप्शनल वाले बच्चे हैं उनको नाम याद रखना है, जो जीएस वाले हैं बस वो ये पर्सपेक्टिव डाल देंगे डिपेंडेंसी कल्चर करके। तो चार्ल्स मुरे ने क्या बोला है कि भाई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ओवर डिपेंडेंस जो है वेलफेयर स्टेट पे, उसको रिजेक्ट करो। एंड ही व्यूज पॉवर्टी एज वॉलंटरी
एंड सेल्फ क्रिएटेड, ये खुद की गलती की वजह से होती है। ठीक है, चलो, ये हो गया। ये हो गया पर्सनल एक्सप्लेनेशन, जिसमें डिपेंडेंसी कल्चर से के थ्रू आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर अब आते हैं स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन में। ये क्या कहता है? पोवर्टी रिजल्ट्स फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। इट रिजल्ट्स फ्रॉम लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, फ्रॉम एक्सक्लूजन। स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज जो है जितनी भी हैं सारी, उसकी वजह से लोग गरीब हैं। फॉर एग्जाम्पल, if someone is facing biasness in employment due to caste, a lower caste individual confined to low paying jobs due to caste based discrimination. सबसे आसान एग्जाम्पल, मैनुअल स्कैवेंजर्स। तो इन लोगों के साथ जो स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज हो रही है, जो एक्सक्लूजन हो रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, उसकी वजह से पॉवर्टी है इनकी। स्ट्रक्चर जिम्मेदार है, सोसाइटी जिम्मेदार है। ये क्या कह रहा है? इंडिविजुअल खुद जिम्मेदार है, इंडिविजुअल फेलियर की वजह से पॉवर्टी है। ये क्या कह रहा है भाई, ये जो सोसाइटी में ये चीजें हैं ना, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन, इसकी वजह से गरीबी है। ठीक है, तो कुछ ये क्या कह रहा है कि कुछ लोग गरीब हैं क्योंकि सोसाइटी ने उन्हें पीछे धकेल दिया है, डिस्क्रिमिनेशन से, सोशल एक्सक्लूजन से, अनइक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, जॉब, अनइक्वल एक्सेस टू कैपिटल। ठीक है, सो पॉवर्टी इज नॉट जस्ट पर्सनल फेलियर, इट्स ऑफन अ रिजल्ट ऑफ सोशल इनजस्टिस। ये चीज हो गया। अब इसको सपोर्ट करते हुए कुछ थिंकर्स आएंगे, यहाँ पर चार्ल्स मुरे याद रखना है। अब इसको सपोर्ट करते हुए हम थिंकर्स देखते हैं। सबसे पहले आते हैं आर एच टॉनी। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं पोवर्टी इज मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी, नॉट इंडिविजुअल फेलियर। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि ये इस वाले पॉइंट को सपोर्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल, अब हमने ये लिखा है उनका स्टेटमेंट, तो उसको समझाने के लिए जस्टिफाई भी तो करना पड़ेगा ना थ्रू एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल क्या है? यहाँ पे मैं लिखूंगी ग्रुप का नाम, और यहाँ पर मैं लिखूंगी स्ट्रक्चरल कॉज ऑफ पॉवर्टी। पेपर में ऐसे ही लिखना है। वुमेन रिमेन्स पुअर ड्यू टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन, जॉब्स, और जो जो आपको याद आएगा वो आप अपने दिमाग से लिखो। दलित्स ब्रैकेट में इंडिया remains poor due to caste based exclusion from resources. Black Americans USA remains poor due to institutional racism and historical injustice। तो हमने पहले क्या बताया कि कॉजेज ऑफ पॉवर्टी पर्सनल होती है। एक एक हमने व्यू लिया पर्सनल इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशन का, एक हमने लिया स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन का। जब हमने चार्ल्स इसको लिखा तो हमने चार्ल्स मुरे के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया और डिपेंडेंसी कल्चर का एक एग्जांपल दिया। फिर जब हम स्ट्रक्चरल कॉजेज में आए तो हमने आर एच टॉनी को लिखा कि ये सपोर्टर थिंकर है। वो क्या कहते हैं कि poverty is the manifestation of structural inequality and not individual failure। अपने इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए हमने इलस्ट्रेशंस दिए। मस्त पेपर में डब्बा बनाना और लिखना उसमें इस तरीके से ग्रुप लिखो, स्ट्रक्चरल कॉज ऑफ पॉवर्टी लिखो, जो जो ग्रुप तुम्हें याद आएंगे जो कि स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज फेस कर रहे हैं वो लिखते चले जाओगे। एथिक्स में कहीं पढ़ रहे हो वो डाल दोगे। ठीक है, कहीं पे भी
गवर्नेंस में पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर में पढ़ा, मैगज़ीन में पढ़ा, ईपीडब्ल्यू में पढ़ा, विज़न की मैगज़ीन में देखा, कहीं भी देखा, एक सेपरेट पेपर में लिखते गए और इस तरीके से करोगे, तो आपके आंसर में वैल्यू दिखती है, एनरिचमेंट दिखता है, क्वालिटी दिखती है, एग्ज़ामिनर को लगता है कि बच्चा पढ़ के आया है, ठीक है? और रटे-फटे नोट्स नहीं है उसके, जो हर एक बच्चा लिखता है, वही जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा दिया बस वही लिख दिया, एग्ज़ामिनर की भी दिमाग खराब हो जाता होगा, एक ही आंसर बार-बार चेक करके, तो कुछ अलग डाइवर्सिफ़ाई आपको आंसर्स लिखने हैं, ठीक है? तो पहली थ्योरी होगी आर.एच. टॉर्ने की। अब एक बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है, ये देते हैं गनर मृदाल। ये वैल्यू बेस्ड थ्योरी देते हैं, वंडरफुल व्यू, ठीक है? इनकी एक फेमस बुक है, एशियन ड्रामा, ठीक है? इसमें क्या कहते हैं ये, पॉवर्टी इज नॉट जस्ट मटेरियल बट ऑल्सो अ वैल्यू प्रॉब्लम। पहले इनका स्टेटमेंट लिखती हूँ, पॉवर्टी इज नॉट जस्ट मटेरियल बट ऑल्सो अ वैल्यू प्रॉब्लम। कई एशियन और डेवलपिंग, अब हम इसको जस्टिफाई भी तो करेंगे, ऐसा ही थोड़ा ना कि लिख दिया और हो गया, जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। कई एशियन और डेवलपिंग सोसाइटीज में पॉवर्टी का रीजन उनकी सोशियो कल्चरल वैल्यूज हुई भी हैं। सोशल कल्चरल वैल्यूज है जो इकोनॉमिक ग्रोथ के अगेंस्ट जाती है। एग्जाम्पल, हिंदुइज्म। इंडिया में अगर देखें तो हिंदू धर्म में मोक्ष, दैट इज स्पिरिचुअल लिबरेशन, मोक्ष का जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे बड़ा गोल माना गया है हिंदू धर्म में। एंड मटेरियल सक्सेस जो होती है, धन संपत्ति पैसा वगैरह, इट इज ऑफन सीन एज टेम्पररी, या हम क्या कहते हैं, ये सब तो मोह माया है, बोलते हैं ना, तो मटेरियल सक्सेस को क्या कहते हैं, मोह माया है ये सब तो मटेरियल सक्सेस को मोह माया मानते हैं और जो मोक्ष है इसको सबसे बड़ा गोल माना गया है। तो रिजल्ट क्या होता है कि लोग वेल्थ क्रिएशन को प्रायोरिटी नहीं देते। ये जो संसार से वैराग्य का एंगल है, ये पॉवर्टी मेंटेन करता है। सी व्हाट अ वंडरफुल व्यू, है ना? तो ये आप पॉवर्टी में लिख सकते हैं। फिर इस्लाम में इंटरेस्ट इज सिंफुल। इस्लामिक बिलीफ के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लेना या देना पाप माना गया है। तो बिजनेस या फाइनेंस बेस्ड ग्रोथ जो इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है वो डिस्करेज होता है। फोकस किस पे होता है? चैरिटी पे फोकस होता है, विच हेल्प्स रीडिस्ट्रीब्यूशन बट नॉट नेसेसरली वेल्थ एक्यूमुलेशन। तो ये जो चैरिटी ओरिएंटेड वैल्यूज है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, मॉरली स्ट्रांग है ये, बट जो कॉम्पिटिटिव एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है उसको ये रिड्यूस करती है। तो यहाँ पर लो एस्पिरेशंस, ट्रेडिशनलिज्म, स्पिरिचुअलिज्म, फैटलिज्म, ये सब वैल्यूज लोगों के एम्बिशन, रिस्क टेकिंग और इकोनॉमिक मोबिलिटी को रोक देती है। यहीं हम अगर इनका ऑपोजिट देखें, यूरोप में प्रोटेस्टेंट एथिक्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। क्या है प्रोटेस्टेंटिज्म की वैल्यू वहां पर? जिनको नहीं पता, जो ऑप्शनल वाले बच्चे नहीं है, जो जीएस वाले बच्चे हैं, क्रिश्चियनिटी के दो सेक्ट हैं यूरोप में माने गए हैं, एक तो प्रोटेस्टेंटिज्म है और एक कैथोलिक है। तो प्रोटेस्टेंटिज्म क्या है, उसमें एक प्रोटेस्टेंट एथिक है जिनकी वैल्यूज है हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, नो वेस्ट ऑफ टाइम, नो लग्जरी स्पेंडिंग, ठीक है,
वेल्थ एक्यूमुलेशन ये उसकी वैल्यूज़ है। तो जब ये वैल्यू किसी धर्म की ऐसी वैल्यू होगी, मेहनत करो, डिसिप्लिन करो, फालतू पैसा खर्चा मत करो, पैसा कमाओ, वेल्थ एक्यूमुलेट करो, तुम्हारा जो पैसा है ये बताएगा कि तुम नर्क में जाओगे कि स्वर्ग में जाओगे। तो लोग बहुत सारा पैसा इकट्ठा करते हैं जिसकी वज़ह से कैपिटलिज़्म डेवलप हुआ। तो ये इन दोनों का ऑपोज़िट है, ठीक है? तो एक ये हमने व्यू देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं एजी फ्रैंक। इनकी थ्योरी है डिपेंडेंसी थ्योरी। ये क्या कहते हैं? अंडर डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ में कौन-कौन आएगा? जैसे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। अंडर डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल साउथ इज नॉट नेचुरल और इंटरनल, इट इज स्ट्रक्चरली क्रिएटेड बाय ग्लोबल नॉर्थ। कैसे? ये जो डेवलप्ड नेशंस हैं, ये एक्सट्रैक्ट करते हैं सरप्लस, और जो ये डेवलपिंग नेशंस हैं, ये इन पे डिपेंडेंट रहते हैं और अंडर डेवलप्ड रह जाते हैं। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज, यहाँ पे लिखेंगे डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलप्ड कंट्रीज है, इनके पास हाई टेक इंडस्ट्रीज हैं, और ये क्या करते हैं? ये बेवकूफ़ों की तरह इन्हें रॉ मटेरियल्स देते हैं। ये रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं। डेवलप कंट्रीज जो है, ये मार्केट और कैपिटल को कंट्रोल करती हैं। कैपिटल और मार्केट को कंट्रोल करती है। ये क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं चीप गुड्स। ये रॉ गुड्स को इंपोर्ट करते हैं और फिनिश्ड, एकदम एक्सपेंसिव फिनिश प्रोडक्ट्स जो है एक्सपोर्ट करते हैं, और ये इनके फिनिश एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं। फिर पूरा देखा जाए तो ये लोग क्या कर रहे हैं? एक्यूमुलेट कर रहे हैं प्रॉफिट को, और ये क्या कर रहे हैं? इनका कर्जा ही नहीं निपट रहा है। रिमेन इन डेब्ट। रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर लूं, एक मिनट। इथोपिया, युगांडा, ये वर्ल्ड क्लास कॉफी बीन्स प्रोड्यूस करते हैं, बट दे एक्सपोर्ट रॉ बीन्स एट वेरी लो प्राइसेस। बहुत कम प्राइसेस पे एक्सपोर्ट करते हैं। और जो स्टारबक्स, नेस्ले है, ये फाइनल प्रोडक्ट को बहुत ह्यूज प्रॉफिट में बेचते हैं। तो यानी पुअर कंट्री ने तो मेहनत की और रिच कंट्री ने पैसा बनाया। इसका अफेक्ट क्या होता है ग्लोबल साउथ वालों पे? कि कैपिटल ही नहीं रहता लोकल डेवलपमेंट के लिए। दे आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेन लोन्स एंड एमएनसीज। इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पे वीक रहता है। रिच नेशंस गेट रिचर एंड पुअर स्टे पुअर। तो ग्लोबल पॉवर्टी साइकिल बता रहे हैं एजी फ्रैंक अपने डिपेंडेंसी थ्योरी से। तो एजी फ्रैंक ने हमें दिखाया कि पॉवर्टी सिर्फ लोकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल सिस्टम का पार्ट है, जहाँ रिच कंट्रीज सिस्टमैटिकली पुअर कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट व्यू आता है, ये कौन सा व्यू है? फोर्थ पॉइंट। ठीक है, विलियम जूलियस विल्सन का। जूलियस विल्सन studied black Americans and showed that historical discrimination is the cause of poverty. विलियम विल्सन एक रिनोन्ड
अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट है, इन्होंने ब्लैक अमेरिकन्स के ऊपर रिसर्च किया और स्पेशली उनकी अर्बन पॉवर्टी, एजुकेशन, जॉबलेसनेस के इश्यूज़ पर किया। तो ये क्या कहते हैं ना कि इनकी गरीबी का कारण हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन जो उन्होंने फेस किया है वो है। क्या है ये हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन? ये वो पास्ट इनजस्टिस हैं जो इनके साथ हुए हैं और आज तक इनको अफेक्ट करते हैं। चाहे वो स्लेवरी हो, चाहे वो सेग्रीगेशन हो, चाहे वो रेसिज्म हो। एग्जाम्पल्स यूएसए से उठाए गए हैं कि स्लेवरी टिल 1865 ब्लैक पीपल को ह्यूमन बीइंग्स नहीं प्रॉपर्टी समझा जाता था। सेग्रीगेशन टिल 1960s, अलग स्कूल्स, अलग बसेस, अलग हॉस्पिटल्स और सारे इंफीरियर क्वालिटी के इन लोगों को प्रोवाइड किए जाते थे। गेटोइजेशन ड्यू टू रेसिज्म, गेटो गेटोइजेशन, ब्लैक पुअर blacks were pushed into racial ghettos जहाँ पे पुअर schools, नो जॉब अपॉर्चुनिटीज, हाई क्राइम रेट्स, पुलिस वायलेंस, एक अलग ही एरिया बना दिया गया था इनके रहने के लिए। ठीक है, रिजल्ट क्या हुआ? एक एंटायर जनरेशन का एक्सेस एजुकेशन, स्किल, जॉब्स इन सब से कट ऑफ हो गया और पोवर्टी जो है वो जनरेशन से जनरेशन पास होने लगी। तो इनका क्या कहना है कि पोवर्टी इज नॉट just about income or effort. It's about the historical baggage that people carry. आज तक जो इन लोगों ने पास्ट इनजस्टिस फेस किए हैं, आज तक उसका इफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं ऑस्कर लुइस, कल्चर ऑफ पॉवर्टी। अभी कल्चर ऑफ पॉवर्टी क्या होता है? दुनिया के अलग अलग देशों में गरीब लोगों की लाइफ स्टडी की गई। ठीक है, और देखा कि इनकी ज़िंदगी में कुछ सिमिलर पैटर्न्स होते हैं और ये जो पैटर्न्स है ये इकोनॉमिक नहीं बल्कि इनकी सोचने का तरीका, जितने भी पुअर लोग हैं पूरे अलग-अलग देशों में, इनके सोचने का तरीका, इनकी वैल्यूज़, इनका बिहेवियर, इनका रिलेशनशिप, ये सब एक पैटर्न दिखता है, सिमिलर पैटर्न्स है। तो ऑस्कर लुइस ने इसी रिपीटेड पैटर्न को कल्चर ऑफ पॉवर्टी कहा। ठीक है? उन्होंने उन्होंने ये थ्योरी अपने फील्ड वर्क के बेसिस पर बनाई जो उन्होंने मेक्सिको के अर्बन पुअर कम्युनिटीज में किया था। तो researchers saw that poverty across different countries shows similar life patterns. These repeated life patterns form a culture, a set of habit, values and behaviors, and Oscar Lewis called this a culture of poverty या subculture of poverty. अब एलिमेंट्स क्या है कल्चर ऑफ पॉवर्टी के? इन्होंने देखा कि इंडिविजुअल लेवल पे देयर इज स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ मार्जिनलिटी। इंडिविजुअल लेवल पे क्या समझेंगे कल्चर ऑफ पॉवर्टी में? यहाँ हम समझते हैं कि पुअर इंडिविजुअल जो है वो अपने लेवल पर कैसे सोचता है या कैसे फील करता है। और ये जो मैं आपको लेवल्स बताऊंगी, इंडिविजुअल लेवल, फैमिली लेवल और कम्युनिटी लेवल, ये पूरे देश के गरीब जो है ये इस तरीके का सिमिलर पैटर्न इसी तरीके से सोच रखते हैं, इसलिए वो गरीबी में ही रह जाते हैं और जनरेशन से जनरेशन ये गरीबी जो है ये पास ऑन होती रहती है। ठीक है, तो इनकी एलिमेंट्स को समझते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे there is a strong feeling of marginality. There is feeling of helplessness, dependence, inferiority. ठीक है, सेंस ऑफ रेजिग्नेशन, फैटलिज्म। फैटलिज्म क्या होता है? बिलीव दैट नथिंग कैन चेंज, जस्ट एक्सेप्ट द सिचुएशन। तो अपने आप को मार्जिनल महसूस करते हैं ये लोग। हेल्पलेसनेस, इंफीरियोरिटी, दूसरों पर डिपेंडेंस, ये सारे फीचर्स है। ज्यादातर लोग प्रेजेंट
टाइम ओरिएंटेड होते हैं। प्रेज़ेंट टाइम ओरिएंटेड मतलब कल का क्या सोचना, आज जो है वही है, कल का कल देखेंगे, आज जो है अभी तो देखो उसको, ठीक है? डिलेड ग्रैटिफिकेशन की एबिलिटी कम होती है, मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग या सैक्रिफाइस करने का टेंडेंसी बहुत कम होती है। फैटलिज़्म का सेंस होता है, जो हो रहा है वही लिखा है, हम कुछ नहीं बदल सकते। ठीक है, तो स्लम में रहने वाले बच्चे 6-7 साल की एज तक ही ये सोच डेवलप कर लेते हैं कि उनकी लाइफ इसी तरीके से चलेगी और उनमें एम्बिशन या लॉन्ग टर्म होप कम होता है, ठीक है? या होता ही नहीं है। एक बड़ा टेस्ट हो चुका है मार्शमेलो टेस्ट। आप एक मार्शमेलो हाँ। सबके सामने रखते हो, बोलते हो जो नहीं खाया उसको 2 देंगे। देंगे। तो उन्होंने देखा कि जिन बच्चों ने खाया वर्सेस जिन बच्चों ने नहीं खाया, दोनों के इकोनॉमिक बैकग्राउंड और सोशल बैकग्राउंड में बहुत डिफरेंस है। तो जो बच्चे गरीब घर से आए थे उन्होंने हाथ के हाथ खा लिया, क्योंकि उनको सिस्टम पे ज़्यादा भरोसा नहीं। उन्हें लगता है कि लोग झूठे प्रोमिसेस करते हैं, झूठी चीज़ें बोलते हैं, तो जो सामने दिख रहा है वो उठा ले लो। वर्सेस जो लोग थोड़े प्रिविलेज बैकग्राउंड से आए थे, जिनको सिक्योरिटी थी, वो रुक गए, क्योंकि उन्हें सिस्टम पे, लोगों पे भरोसा ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि आज नहीं तो कल तो दे ही देंगे और बेटर देंगे। तो जो प्रॉमिस कर रहा है सामने वाला वो देगा। फैमिली लेवल पे जब देखा गया कि कैसा है इन लोगों का कल्चर, किस तरीके से ये लोग सब सोचते हैं, फैमिली लेवल पे देखा गया कि यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो पुअर लोग होते हैं पूरे देश के, इनका फैमिली स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ पर फ्री यूनियंस और कंसेंसुअल मैरिजेस देखने को मिली। फ्री यूनियंस कॉमन होते हैं, यानी बिना लीगली शादी किए साथ रहना, ठीक है? लिव इन रिलेशनशिप काफ़ी मिलते हैं, इनफॉर्मल मैरिजेस बहुत होती हैं, यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं ये लोग। बहुत बार फादर घर छोड़कर चले जाते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, तो फैमिली स्ट्रक्चर ज़्यादातर मैट्रिफोकल होता है। मदर्स ही फैमिली को संभालती है, ठीक है? और जो बच्चे हैं वो अपनी मदर की साइड वाले रिलेटिव से ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। हाई रेट ऑफ डाइवोर्स, हाई रेट ऑफ सेपरेशन, हाई रेट ऑफ मेल डिसर्जन देखने को मिलता है। मदर सेंटर्ड फैमिलीज होगी, ठीक है? तो ये इस तरीके से होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्बन स्लम्स में काफ़ी बार ऐसी फैमिलीज मिलती हैं जहाँ जो मदर है वही सोल केयर गिवर होती है। फादर या तो एब्सेंट होता है या अनइन्वॉल्व्ड होता है या उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा होता है या किसी और के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा होता है। इस तरीके से देखा गया। कम्युनिटी लेवल पे देखा जाए, अगर इस तरीके का आए क्वेश्चन जहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं तो ज़रूर लिखना। कम्युनिटी लेवल में there is lack of effective participation and integration in major institution of society. ठीक है, पार्टिसिपेशन, ये जनरली जो अर्बन पुअर होते हैं, दे डू नॉट बिलोंग टू ट्रेड यूनियंस, आर नॉट मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन नेशनल वेलफेयर एजेंसीज, they make very little use of banks, hospitals, department stores, museums, art galleries. For most, the family is the only institution in which they directly participate. तो पुअर कम्युनिटीज का सोसाइटी की इंस्टीट्यूशंस जो है इनके साथ इंटरेक्शन बहुत कम होता है। तो जब भी आप अपने आसपास ये देखते हो, ये फीचर्स को देख रहे हो इस तरीके के, देन यू आर सीइंग द कल्चर ऑफ पॉवर्टी। अभी कल्चर ऑफ पॉवर्टी ये हम देख रहे हैं कि इस तरीके से लोग रह रहे हैं। ये जो जितने भी सारे देशों के गरीब हैं, इनके ये कॉमन कल्चर हमें देखने को मिलता है। ये प्रॉब्लमैटिक क्यों है? तो इस कल्चर में फैटलिज्म और हेल्पलेसनेस डोमिनेट करता है। लोग मानते हैं कि उनकी हालत चेंज नहीं हो सकती, इसलिए उसी में फंसे रह जाते हैं। लोग ऑर्गेनाइज एफर्ट नहीं करते, जैसे यूनियंस ज्वाइन करना, प्रोटेस्ट करना, ये करते ही नहीं है। इस वजह से इन लोगों की जो कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर है वो कम हो जाती है। जब नई अपॉर्चुनिटीज मिलती भी है तो ये बेनिफिट लेते ही नहीं है।
क्योंकि उनका जो माइंडसेट और अपब्रिंगिंग है जो यहाँ पर इस टाइम पे हो गया 6-7 साल के टाइम पे जो ये चीज़ इनके दिमाग में आ गई, वो उन्हें रोक देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गवर्नमेंट स्कीम या स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च होता है, तो ये कम्युनिटी जो है ना, उसपे एनरोल ही नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि कुछ नहीं बदलने वाला, सब ड्रामा है गवर्नमेंट का, ठीक है? अब ये कल्चर मिलता क्या है? ऑस्कर लुइस कहते हैं ना कि ये कल्चर 1 मिनट। ये कहते हैं कि ये कल्चर मेनली कॉलोनियल या अर्ली कैपिटलिस्ट सोसाइटी में मिलता है, जहाँ इनइक्वालिटी और अंडर डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में मिलता है। जो एडवांस कैपिटलिस्ट या सोशलिस्ट सोसाइटीज़ होती है, वहाँ पर ये कल्चर नहीं मिलता। ये ऑस्कर लुइस कहते हैं। लेकिन बाद के स्कॉलर्स क्या कहते हैं कि ये कल्चर हमें मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में भी देखने को मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूएसए में हमने देखा था अर्बन गेटोज़, यहाँ पे देखा था हम ना गेटोइज़ेशन, तो ये भी मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में भी हम देख सकते हैं। तो देखा जाए तो हर जगह मिलता है। तो कल्चर ऑफ पॉवर्टी क्या है? एक ऐसा माइंडसेट, एक ऐसी लाइफ़स्टाइल और एक ऐसा वैल्यू सिस्टम जो पॉवर्टी को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफ़र करता रहता है। ठीक है? चलो।